आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम प्रत्याशी के तौर पर उनकी पार्टी नीतीश कुमार का समर्थन करेगी, ये उन्होंने कहा। और लालू ने कहा है कि आरजेडी नीतीश के साथ मजबूती से खड़ा है। जगदानंद सिंह भी लालू की बात ही दोहरा रहे हैं। सवाल यहां यह है कि नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए आरजेडी बेचैन क्यों है। आरजेडी अब नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए फ्रंट फुट पर आ चुकी है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का साफ साफ कहना है कि वो नीतीश के साथ मजबूती से खड़े हैं। नीतीश कुमार और हमारे पार्टी का जो मिलन हुआ, ये उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं, तब इनका विदाई तय है। इसलिए हम पर भरोसा किया है पार्टी के लोगों ने, तो उनके भरोसा को तोड़ने नहीं देंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो लालू से भी 2 कदम आगे की बात कह दी है। जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वो सारे कारण भी गिना दिए कि क्यों नीतीश कुमार को पीएम पद उम्मीदवार होना चाहिए। समाजवादी साथियों में से एक आज वरिष्ठतम बचे हैं, तो समाजवादियों के हाथ में इस देश का परिवर्तन रहा है। कभी भी जब भी वो उठ खड़े हुए तो देश में परिवर्तन हुआ, और फिर से बिहार उठ खड़ा हुआ है और पूरा राष्ट्र बिहार की तरफ देख रहा है। लालू प्रसाद जी की तरफ से, नीतीश कुमार बिहार की तरफ से आज इस बड़े ओहदे पर भारत को संभालने वाले पद के उम्मीदवार हैं। आरजेडी के नेता बार बार नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन खुद नीतीश कुमार की माने तो वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोग। नहीं, हम ऐसा तो कुछ नहीं। यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोग। नहीं, हम ऐसा तो कुछ नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद की दौड़ में नहीं है। अब सवाल है कि जब नीतीश खुद को पीएम पद की रेस में नहीं मानते, नीतीश की पार्टी उन्हें पीएम पद की रेस में नहीं मानती, फिर आरजेडी के नेता उन्हें पीएम पद की रेस में शामिल क्यों करा रहे हैं। क्यों आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने पर आमादा है। बीजेपी नेताओं की माने तो आरजेडी की ये बैटिंग नीतीश के लिए नहीं बल्कि तेजस्वी के लिए है। आरजेडी के नेता चाहते हैं कि नीतीश केंद्र में जाएं और तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाएं। लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना करने के लिए श्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आरजेडी के नीतीश प्रेम की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो सच है ही कि तेजस्वी 2020 में सीएम बनते बनते चूक गए थे, जिसकी कसक आरजेडी नेताओं के अंदर अब भी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सामने कोई नेतृत्व नहीं टिकेगा। यह बात जगदानंद सिंह भी बेहतर जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लालू यादव ने ही देवगौड़ा गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया और नीतीश कुमार के लिए भी वैसा ही वो करेंगे। देखिए, वे लालू भक्ति करते रहे जगदानंद जी। लालू और नीतीश क्या करते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में उन्हें प्रधानमंत्री की इच्छा रखना, प्रधानमंत्री के लिए कोशिश करने का पूरा अधिकार है। मैं उस अधिकार के प्रति प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की नीतियों ने और देश को जो उन्होंने ऊंचाई पूरी दुनिया में दी है, जिसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका आज स्वीकार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से एक वैश्विक स्तर पर एक भारत का नेतृत्व करते उभरे हैं, भारत की जो समुन्नति हो रही है, उसके सामने आज कोई राजनीतिक दल, कोई विचारधारा, कोई व्यक्ति नहीं टिक पा रहा है। ये स्वयं जगदानंद जी भी निजी तौर पर स्वीकार करते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद और संघ विचारक राकेश सिन्हा। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। लालू प्रसाद एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और इसकी औपचारिक घोषणा 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और 10 अक्टूबर को नेशनल काउंसिल की बैठक में होगी। सवाल है कि जब तेजस्वी पार्टी का सारा काम देख ही रहे हैं, फिर लालू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के क्या मायने हैं, समझते हैं।
विधिवत उनको प्रमाण पत्र निर्वाचन का अगले 10 तारीख को औपचारिक घोषणा की जाएगी। ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में उसी स्थान पर उनको आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 74 साल के लालू प्रसाद यादव 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 10 अक्टूबर को वो भी हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि जब पार्टी का सारा कामकाज तेजस्वी देखते हैं, चुनावी मैदान से लेकर मुद्दों के मोर्चों पर तेजस्वी की मौजूदगी ही दिखती है। चर्चा ये भी है कि बीमार लालू की जगह तेजस्वी ही सारे फैसले भी लेते हैं। तो फिर सवाल है कि 72 साल के यंग एनर्जेटिक तेजस्वी की जगह 74 साल के लालू प्रसाद को क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालनी पड़ रही है। लालू जी को बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके राजद सुप्रीमो के घर के अंदर गृह युद्ध पर विराम लगाया जाता है। दरअसल 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लालू प्रसाद ने एक साथ सियासत के कई निशाने को साधा है। लालू न सिर्फ पार्टी बल्कि गठबंधन के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ है। लालू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से आंतरिक कलह पर काबू होगा। परिवार में संभावित अंतर्विरोध पर लगाम लगा रहेगा, क्योंकि तेजस्वी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर परिवार का अंतर्विरोध जगजाहिर हो सकता है। इसके अलावा सहयोगी दलों में लालू की अच्छी पैठ है, जिसका फायदा उठाते हुए लालू के नाम पर तेजस्वी गठबंधन में बड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन इस सच्चाई को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए कि आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता के दिल में लालू प्रसाद यादव जी का जो सम्मान है वो दूसरे किसी नेता का नहीं है। लालू प्रसाद की आवश्यकता है और लालू प्रसाद जैसे कद वाले नेता के अध्यक्ष होने से न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बल्कि जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है उसको मजबूती मिलेगी। लालू प्रसाद सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी नई पारी और ये नया दाव कितना कारगर होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। भारत में पीएफआई का खेल खल्लास करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। अगले 5 साल के लिए पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को बैन किया गया। जाहिर है यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, लेकिन हैरानी की बात है कि पीएफआई बैन से विपक्ष बेचैन है। पीएफआई पर 5 साल का बैन। पीएफआई पर बैन, विपक्ष बेचैन। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के कान तब खड़े हुए थे जब बिहार के फुलवारी शरीफ से भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन 2047 का राज खुला था। पीएफआई मामले का उद्भेदन पटना के फुलवारी शरीफ से हुआ। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर पीएफआई के पूरे जो नापाक मंसूबे थे उसका न सिर्फ खुलासा किया बल्कि मिशन 2047 को भी क्रैक किया। पीएफआई पर प्रहार के बाद विपक्षी दलों के पेट में दर्द होने लगा है। पीएफआई पर एक्शन पर फौरन लालू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग कर दी। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। पीएफआई के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई पर विपक्ष की चढ़ाई लाजमी है। लालू यादव ने आरएसएस का राग अलापा तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बैन लगाने के कारणों के खुलासे की मांग कर दी। पीएफआई का बैन भारत सरकार ने लगाया है और पीएफआई का पर जो बैन भारत सरकार ने लगाया है, भारत सरकार को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में क्या साक्ष्य है पीएफआई के खिलाफ।
किन कारणों से पीएफआई पर बैन उन्होंने लगाया। केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाले ललन सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना की इस कॉपी को जरूर पढ़ लेना चाहिए, जिसमें पीएफआई को क्यों प्रतिबंधित किया गया इसकी वजह साफ साफ बताई गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे आतंकी संगठनों के साथ संबंधों के भी कई मामले सामने आए हैं। अधिसूचना में दावा किया गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगी या मोर्चे देश में असुरक्षा की भावना फैलाकर एक समुदाय में कट्टरता को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। विपक्ष चाहे जो कहे, पीएफआई के खिलाफ केंद्र के फैसले को बीजेपी ने देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। यही महागठबंधन है जो बिहार में पीएफआई को अपना नैतिक समर्थन दे रहा है, उनको बचाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता श्री शिवानंद तिवारी, वो पीएफआई के कुछ वॉलंटियर्स ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया महाराष्ट्र के अंदर, तो उसका समर्थन कर रहे थे। कह रहे हैं शिवानंद तिवारी कि वो अपना विरोध प्रकट कर दिए। भी विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। शिवानंद तिवारी पर तो और सेडिशन का केस चलना चाहिए। सवाल उठता है कि अगर लालू यादव वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, सीमांचल के मुट्ठी भर वोट के लिए, यदि देश की एकता, अखंडता और देश में देशभक्ति से जुड़े हुए संगठन के साथ एक ऐसे आतंकवादी संगठन की तुलना करते हैं, तो मुझे लगता है कि सत्तावादी राजनीति इस देश को तोड़ देना चाहिए। जाहिर है पीएफआई पर बैन देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। सरकार ने यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधी कानून के तहत पीएफआई पर बैन लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर में अधिकारियों की लापरवाही से दिव्यांगों को बांटी जाने वाली ट्राईसाइकिल कबाड़ में तब्दील हो गई। जो ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को दी जानी थी वो खुले आसमान के नीचे सड़ रही है। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये समस्तीपुर के ताजपुर की है। जिले में 5,659 दिव्यांगों के बीच उपकरणों का वितरण किया जाना था। इसके लिए सामान की खरीद हुई, लेकिन सामान बांटे नहीं गए और खुले आसमान के नीचे रहने की वजह से अब सड़ने लगे हैं। केंद्र और राज्य की सरकार दिव्यांगों के लिए कई योजना चलाती है कि उन्हें उस योजना का लाभ मिले, लेकिन उन दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ की योजनाओं की ये तस्वीर समस्तीपुर के ताजपुर की है, जहां केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार के दोनों संयुक्त योजना के तहत निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरण करने की बात आई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी देनी थी और ये साइकिल कई तरह के इसमें योजनाएं थी। लेकिन ये योजना आम जो दिव्यांग हैं लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है, जिनको हर एक दिव्यांग तक पहुंचाना था। जो ट्राईसाइकिल उन तक पहुंचना था, जो जिनकी ज़रूरत दिव्यांगों को थी, वो साइकिल यहाँ पर जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए और एक साइकिल की कीमत 25 से 30 हज़ार से भी अधिक आती है, उस पे ये जंगल अपना पूरा साम्राज्य का विस्तार कर दिया है। लेकिन जिनको इसकी लाभ मिलनी चाहिए थी उन तक यह लाभ नहीं पहुंचा है। और ये तस्वीर जो है वो बताने के लिए काफ़ी है कि दिव्यांगों को लेकर के सरकार जितनी गंभीर है उतनी गंभीर यहाँ के अधिकारी नहीं दिखाई देते हैं, जिसका नतीजा है कि खुले आसमान के नीचे इन तमाम लाखों रुपए की लागत से जो दिव्यांगों के लिए सामग्री आई उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और जो लाभ दिव्यांगों को मिलना चाहिए था वो अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि ये लाभ उन ज़रूरतमंद दिव्यांगों तक नहीं पहुंची है। हम अधिकारी से भी सवाल करेंगे इस पर। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खबर है सीतामढ़ी से, जहां खाद को लेकर किसानों में हाहाकार है। पिछले एक पखवाड़े से विस्कोमान के सभी गोदाम से खाद नदारद है। वहीं जिन दुकानों में खाद उपलब्ध है वहां किसानों की तादाद इतनी ज्यादा है कि किसानों को लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पाता। जायजा लिया राकेश रंजन ने। क्या दिक्कत हो रही है? 5 वर्ष से लाइन लगा रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रहा है। 5 दिन से लाइन में लोग लग के
खड़ा हो रहा है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है? अन्य लोगों को खाद है, लेकिन अन्य लोगों को खाद दिया जा रहा है और लाइन वाला को नहीं दिया जा रहा है। हाँ, वो सब किसान बोल रहा है, जैसे ज्यादा पैसा भी लिया जा रहा है। 500 रुपया बोल रहा है, ले रहा है। देना कितना है, लेना कितना है? 266 रुपया हम देना है यूरिया। अच्छा, 500 में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीनों यानी दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। कैबिनेट की मीटिंग में इसकी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ सबसे ज्यादा बिहार को मिलेगा। बिहार के 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है। उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पर खर्च किया जा चुका है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में ग्रामीण इलाकों में बैंक की नई शाखा खोलने और कृषि ऋण वितरण पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बैंकों को ब्रांच खोलने के लिए पंचायत भवन में जगह उपलब्ध कराने की बात कही। मीटिंग में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा ब्रांच खोलने और लोन देने का निर्देश दिया गया। बैंकिंग सिस्टम में नालंदा सबसे फिसड्डी जिला है। सरकार की तरफ से 31 अक्टूबर तक बैंकों को कार्यशैली में सुधार का निर्देश दिया गया। जहां पर हम आगे बढ़े थे उसकी भी समीक्षा हुई थी और जहां जिस क्षेत्र में हम पीछे छूटे हुए थे उसकी भी समीक्षा हुई। जो बैंक जो अंडर परफॉर्मर्स जिसको कहते हैं कि जो चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उसकी भी समीक्षा हुई है और उन सारे चीज़ों की समीक्षा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और सभी बैंकों ने आने वाले दिनों में और बढ़े हुए सहयोग या जो छूटे हुए उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने का आश्वासन दिया है। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सासाराम के चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को अतिक्रमण कर उसे मजार बना दिया जाने के मामले को लेकर बीजेपी धरना देगी। बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा और साथ ही 1 अक्टूबर को सासाराम में आकर धरना देने की घोषणा की है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। नीतीश कुमार जी, आपको तुष्टीकरण छोड़कर एक तरह से न्याय करना चाहिए। भारत की सरकार बार बार आपको आगाह करती है। बिहार में सम्राट अशोक, क्योंकि महान सम्राट अशोक जिसने अखंड भारत का सपना देखा था, आज भी अखंड भारत के राजा सम्राट अशोक के अशोक चक्र को प्रयोग हम लोग करते हैं, अशोक स्तंभ को प्रयोग करते हैं। आप न्याय करें और न्याय नहीं करेंगे तो 1 अक्टूबर को हम लोग सासाराम में एक महाधरना का कार्यक्रम करेंगे, जिसके द्वारा आपको सचेत करेंगे और आगे भी इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। विश्व हृदय दिवस की पूर्व संध्या पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में राज्य भर के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट ने हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने बताया कि आज के इस भागदौड़ में जिंदगी में हृदय रोगियों की संख्या में कैसे इजाफा हो रहा और किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही इस बीमारी से बचाव कैसे करें। डॉक्टरों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। विश्व में सबसे अधिक मौतें हृदय रोग से होती है, ऐसे में वर्ल्ड हार्ट डे है, तो पूर्व संध्या पर हमारे साथ पूरे कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है। हम जानते हैं एक्सपर्ट की नज़र में जो हृदय रोग है कितना खतरनाक। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को और सभी को आगाह करना चाहूँगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, हृदय रोग जो है, एपिडेमिक के तौर पर फैल रहा है। इस पर कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया को, सरकार को एक मिल करके प्रयास करना चाहिए कैसे इससे बचाव हो सके। जहाँ तक सवाल है आंकड़ों का, तो विश्व में होने वाली कुल मौतों का 1/3 कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण हो रहा है। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है और हमारे हार्ट अटैक जो हैं 50 साल से कम के हैं,
यंगर हैं, राधा 25% 40 के नीचे के हैं। कि आज मैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डेटा देख रहा था, 17-18 में 5000 मृत्यु, 5000 बढ़ते 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 अभी हो गया 17,000। तो इंसिडेंस तो बढ़ा ही है। पोस्ट हम प्री कोरोना काल और पोस्ट कोरोना काल कंपेयर करें, डेफिनेट इंक्रीज हुआ है, डेफिनेट इजाफा हुआ है। अब उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, वी डोंट नो। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव ओझावलिया की रहने वाली शशि पांडे ने दिल्ली में हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड जीता है। कड़ी मेहनत और संघर्ष कर कामयाबी पाने वाली बेटी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं जब हौसलों में पंख लग जाएं तो मुकाम तक पहुंचना आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गोपालगंज के उज्ज्वलिया गांव की शशि पांडे ने। इन्होंने 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन शशि के शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने तक का सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे गोली बंदूक का बात भी नहीं होता है। खासकर लड़कियों के लिए तो मतलब बंदूक उठाना बहुत ही टफ काम है कि लड़की है तो बंदूक कैसे उठा सकती है। तो मेरे मन में था कि मतलब मेरे फैमिली में तो किसी ने नहीं उठाया। मेरे मतलब देखूं तो 2-3 दशक पहले से कोई लड़की ने बंदूक नहीं उठाया होगा मेरे गांव में। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार बंदूक क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि जो सिर्फ जेंट्स ही उठा सकते हैं, कोई लड़की नहीं उठा सकती है, कोई औरत नहीं उठा सकती है। तो मैं पिस्टल उठाई, फिर मेरा निशाना सही लगा, तब मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बनी। अपनी डेडिकेशन और मेहनत के बदौलत शशि अब तक दर्जनों मेडल जीत चुकी हैं और अब तैयारी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की है। शशि की इस सफलता से उनके माता पिता काफी खुश हैं। उन्होंने सरकार से शशि जैसी ही टैलेंटेड बेटियों की मदद करने की अपील की है ताकि बेटियां भी नेशनल और ओलंपिक गेम खेलकर देश का नाम रोशन कर सकें। शशि के मैंने शुरू से ही रुचि रहल कि हम पढ़ी भी और गन भी चलाई। तो हमने क्या दिल्ली भेजनी जाए गईली, एक बाद से गनो चलावे के सीखली आ पढ़बो लिखबो कैली। तो ऐसे ठीक बा कि माने आगे पहुंच गईली, गोल्ड मेडल ले बड़ी। अब एहू से भगवान के मर्जी होके, पंच के आशीर्वाद होके आगे बढ़े। हमार शशि बेटी है, हमारा 3 जना बेटा बेटी वालों, हम बेटा बेटी में कोनो अंतर नहीं कैले। इनका रुचि शुरू से खेले में, पढ़े में रहे, गन चलावे में रहे। गन चलावे में खेलत खेलत गईली, स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल पौले बाड़ी। हमनी के बहुत खुशी बा, किसान वर्ग के बाने जा। लेकिन सरकार के नियत बा, उम्मीद बा, सरकार भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। हौसले को कौन हरा सका है, संघर्ष और दृढ़ निश्चय के आगे किसकी चली है। शशि पांडे का संघर्ष जारी है, उनका सपना देखना जारी है। बस सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए तो बिहार की ये बेटी देश ही नहीं दुनिया भर में अपना कमाल दिखा देगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।